नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। एक बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। सीएए पर गृह मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। ये बड़ी खबर इस समय की आ रही है। आपको बता दें कि जो बिल है इस बारे में वो 4 साल पहले ही पारित हो चुका था, यानी कानून बन चुका था। लेकिन चुनाव से पहले ये कदम अब उठाया गया है और पूरे देश में नागरिक संशोधन जो कानून है उसको लागू कर दिया गया है। इसके बाद आपको बता दें कि दिसंबर 2019 में संसद ने इस बिल को पारित किया था। धार्मिक अल्पसंख्यक जो हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के, उन्हें भारत की नागरिकता मिल सकेगी। हिंदू, जैन, सिख, ईसाई और पारसी, ये जो 6 धार्मिक समुदाय हैं, इनके अल्पसंख्यकों को यहाँ पर भारत में नागरिकता मिल जाएगी। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक भारत की नागरिकता ले सकते हैं। नागरिकता कानून 1955 में इसके जरिए संशोधन किया गया था। देश के कई जगहों पर इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किए गए थे। आपको बता दें कि बीजेपी ने 2019 के घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि अगर उसकी सरकार बनती है तो ये सीएए लागू किया जाएगा। और आपको बता दें कि सीएए लागू होने के बाद अब देश भर की सुरक्षा एजेंसियों की नज़र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी है। एंटी सोशल एलिमेंट झूठी और भ्रामक पोस्ट न शेयर करें, इसके लिए दिल्ली एनसीआर समेत देश भर की इंटेलिजेंस विंग पुलिस अलर्ट पर है। देश में 4 दिसंबर 2019 से लेकर 14 मार्च 2020 तक सीएए के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। सबसे लंबा प्रदर्शन दिल्ली के शाहीन बाग में हुआ था और इस दौरान उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भी हुए थे। सीएए के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान पूरे देश में 65 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी और 170 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। सीएए का नोटिफिकेशन अब हो चुका है और इसके साथ साथ इसका एक इम्पैक्ट शायद असम में देखने को मिलेगा, क्योंकि 2019 में जब सीएए पारित हुआ था पार्लियामेंट में, तब असम से ही पहले सीएए के विरुद्ध जो प्रदर्शन या फिर जो एजिटेशन पूरे देश में फैला वो असम से ही शुरू हुआ था और बहुत वायलेंट प्रोटेस्ट भी हुए थे। गुवाहाटी में 5 जो प्रोटेस्टर्स थे, 5 युवकों की मृत्यु भी हुई थी पुलिस फायरिंग में। और इसके बाद भी महीनों तक असम में जो ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन या फिर जो रीजनल पार्टीज, अपोजिशन पार्टीज, इन्होंने और जो संगठन है सोशल संगठन, इन लोगों ने यहाँ पे जम के प्रदर्शन किया था सीएए के विरुद्ध। धीरे धीरे से पिछले कुछ सालों में सीएए के विरुद्ध जो प्रदर्शन है वो फीके पर गए, मगर इस बार इस मुद्दे पे शायद अपोजिशन यहाँ पे इकट्ठा हो सकती है। मगर अगर पूरे उत्तर पूर्व की बात करें तो जो ट्राइबल इलाके हैं वो सीएए के एम्बिट के बाहर रहेंगे, ये पहले से ही क्लियर कर दिया गया था। तो उस तरह से ट्राइबल इलाकों में ज़्यादा परेशानी या फिर ज़्यादा प्रोटेस्ट की गुंजाइश नहीं है। असम और त्रिपुरा में कुछ इम्पैक्ट होने की बात है सीएए की, मगर अगर त्रिपुरा की बात करें तो वहाँ पे भी जो मेन अपोजिशन पार्टी है तिपरा मोथा पार्टी, कुछ दिन पहले ही उन्होंने सरकार का दामन थामा है, तो उनका भी शायद इतना ज़्यादा अपोजिशन नहीं रहेगा इस बार। तो असम में देखना पड़ेगा कि किस तरह की जो सीए के विरुद्ध प्रदर्शन अब शुरू कर सकते हैं ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, जो कि अभी भी इस मुद्दे पे सरकार के विरुद्ध खड़े हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कहा है कि पीड़ित मानवता के कल्याणार्थ नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने का निर्णय ऐतिहासिक है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान में मजहबी बर्बरता से पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय के सम्मानजनक जीवन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मनुष्यता को आह्लादित करने वाले इस मानवीय निर्णय हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार एवं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का धन्यवाद। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत की नागरिकता प्राप्त करने जा रहे सभी भाइयों बहनों का हार्दिक अभिनंदन। और हमारी सीनियर एडिटर नीता शर्मा हमारे साथ जुड़ गई इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए। नीता, अब जबकि सीएए लागू हो गया है, नियम जो इसके नोटिफाई कर दिए गए हैं, क्या प्रक्रिया इसके लिए अपनाई जाएगी और किसे इसका फायदा होगा, किस तरह उन्हें फायदा मिलेगा? अखिलेश, इसमें सब कुछ ऑनलाइन किया गया है। ये ऑनलाइन पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसके तहत ये नागरिकता जो इन लोगों को दी जाएगी जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे लेकिन ये यहाँ पर रह रहे थे, प्रताड़ित होकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से यहाँ पर आए थे, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। तो सबसे ज्यादा फायदा उन्हें ही होगा। ये जो पोर्टल है इसके ड्राई रन जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स काफी समय से कर रही थी, जो रूल्स हैं उसमें ये बताया गया क्योंकि इन लोगों के पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो किस बिना पर इन लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी
जाएगी। वो रूल्स जो हैं वो स्पेसिफाई करेंगे कि क्या क्या होना चाहिए, कि किस तरह आपको मदद मिलेगी ऑनलाइन पोर्टल में। तो वो सारी बातें जो है इन रूल्स में जो है वो बताई जाएगी, जो अभी जो नोटिफिकेशन हुआ है। इसके अलावा जो बड़ी बात है, जैसा कि रतनदीप भी कह रहे थे, जितने भी 6 शेड्यूल के तहत ट्राइबल एरियाज हैं वहां पे ये लागू नहीं होगा। अगर कोई लोग नागरिकता ले भी लेते हैं तो इन इलाकों में जाकर आप बस नहीं सकते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है, और जहां तक सिक्योरिटी एजेंसीज का सवाल है वो ऑलरेडी अलर्ट पर हैं। खासकर हमने असम में देखा, वहां के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकती है, नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, ममता बनर्जी की तरफ से भी एक बयान जो है आया है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के इलाके जो हैं वहां पे फ्लैग मार्च जो है वो हो चुका है, क्योंकि 2019 में हमने काफी प्रोटेस्ट देखे थे, लेकिन ऐसा ना हो इस करके ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। अखिलेश, शुक्रिया नीता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पार्टी मुख्यालय में चल रही है। इसमें उम्मीदवारों की दूसरी सूची को लेकर चर्चा हो रही है। बीजेपी की दूसरी सूची पर मंथन हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, केरल, गोवा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में अभी 2 सीटों पर उम्मीदवार घोषित होना बाकी है। गुजरात की बात करें तो वहां पर 11, गोवा में 1, झारखंड में 2, केरल में 8, मध्य प्रदेश में 5, मणिपुर के 2, मेघालय के 2, मिजोरम का 1, नागालैंड में 1, राजस्थान में 10, सिक्किम में 1, तेलंगाना में 8, उत्तराखंड में 2, उत्तर प्रदेश में 28 और पश्चिम बंगाल में 22 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना भी बाकी है। अब तक एक भी उम्मीदवार घोषित जिन राज्यों में नहीं हुआ है वो है महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, तमिलनाडु। इन राज्यों में अभी तक कोई भी उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है। और इसी तरह एनडीए के नए सहयोगियों से भी बातचीत चल रही है, जहां पर कि महाराष्ट्र और बिहार में सीट बंटवारे पर लगातार बातचीत जारी है। पंजाब में अकाली दल के फिर से साथ आने की चर्चा चल रही है, इसीलिए पंजाब में सीटों को लेकर स्थिति तभी स्पष्ट हो पाएगी। आंध्र प्रदेश में टीडीपी जनसेना से गठबंधन हो गया है, बीजेपी यहां 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तमिलनाडु में एएमएमके के दिनाकरन और एआईएडीएमके से निष्कासित पनीर सेल्वम से बीजेपी की बातचीत चल रही है। बीजेपी की तमिलनाडु में नजरें पीएमके और डीएमडीके पर भी है। कर्नाटक में बीजेपी नए चेहरों पर दांव लगा सकती है। सूत्रों के मुताबिक कई मौजूदा सांसद चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री सदानंद गौड़ा, शिव कुमार उदासी हैं जो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं। इसी तरह दावणगेरे से जीएम सिद्धेश्वर, बीजापुर से रमेश जिंगजिंगानी की छुट्टी संभव है। चिकबल्लापुर से बीएन बच्चेगौड़ा का टिकट भी कट सकता है। बेलगाम से मंगला अंगाड़ी, तुमकुर से जीएस बसवराज, चामराजनगर से वी श्रीनिवास प्रसाद, बेल्लारी से वाई देवेंद्रप्पा के टिकट पर अभी फिलहाल तलवार लटक रही है। इसी तरह उत्तर कन्नड़ से सांसद अनंत कुमार हेगड़े के टिकट पर भी संशय है। और कई दिग्गजों के टिकट पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। इनमें 8 बार की सांसद मेनका गांधी, उनके बेटे वरुण गांधी, इसी तरह वरिष्ठ नेता संतोष गंगवार, इन पर भी सस्पेंस है, क्योंकि गंगवार भी 8 बार के सांसद हैं और इसीलिए इनके टिकट पर खतरा मंडरा रहा है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह की सीटों का अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। दिल्ली में गौतम गंभीर ने चुनावी राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया है, तो यानी पूर्वी दिल्ली जो उनकी सीट है वहाँ पर बीजेपी कोई नया चेहरा उतारेगी। और इसी तरह उत्तर पश्चिम दिल्ली में हंसराज हंस का टिकट कट सकता है, वहाँ पर भी नया चेहरा आ सकता है। उत्तराखंड में पौड़ी और हरिद्वार में भी नए चेहरे की चर्चा चल रही है। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।